तीर्थों का अपना महत्व है। तीर्थों पर श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले पूजा अभिषेक और विधानों का प्रभाव भी होता है। ऐसे तीर्थों से भारतीय वसुंधरा समृद्ध रही है। जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण होता है वो निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र रहती हैं। जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के अन्य कल्याणक हुआ करते हैं, गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान आदि वो कल्याणक भूमि मानी जाती हैं। सामान्य मुनिजनों को जहाँ से निर्वाण प्राप्त होता है वो सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। और जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक नहीं हुए, किन्हीं मुनियों का निर्वाण भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मंदिरों का समुदाय है, मंदिरों की ऐतिहासिकता प्राचीनता है, और कहीं कोई प्रभावना के प्रसंग घटित हुए तो उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। सिद्ध क्षेत्र अलग होते हैं, कल्याणक क्षेत्र अलग होते हैं और अतिशय क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन इनसे भी हटकर के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भले ही इस रूप में प्रसिद्ध ना हो, लेकिन प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में अवश्य ही जाने जाते हैं। और ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में गोमटेश्वर बाहुबली का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बे लाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक खड़े हुए हैं। खड़े सो खड़े अपनी मुनि अवस्था में खड़े रहे, सो अभी भी खड़े हैं। अड़े सो अड़े, खड़े सो खड़े और बड़े सो बड़े हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा और दक्षिण के खड़े बाबा प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। कथानक है उनका, उनका इतिहास है। तो ऐसे ही प्रसिद्ध क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त खजुराहो क्षेत्र भी रहा। और ऐसे खजुराहो क्षेत्र के चतुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री का जो मंगल विहार हुआ, तो आसपास के ग्राम नगर, राजनगर आदि होकर के छतरपुर नगर को लाभ मिला। छतरपुर से आचार्य श्री का विहार हुआ और विहार होते होते आचार्य श्री पुनः अजितनाथ भगवान की वंदना करने के निमित्त से अतिशय क्षेत्र बंधाजी पहुँचे। दर्शन वंदना का लाभ लेकर के यथायोग्य वहाँ की कमेटियों को मार्गदर्शन देते हुए गुरुवर का विहार आगे हो रहा था। अनुमान अंदाज लगाए जा रहे थे और तैयारियां जिस तरह से बहुत पहले से थीं, अवसर उसी तरफ के बन रहे थे। स्थिति ये बनी थी कि ललितपुर एक नगर ऐसा है जो है तो उत्तर प्रदेश में स्थित, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत बड़ी समाज ललितपुर में धर्म लाभ, धर्म साधना निरंतर किया करती है।
आचार्य श्री के प्रवास पहले भी ललितपुर में हुए हैं। सबसे पहला आचार्य श्री का प्रवास जब बुंदेलखंड में आचार्य श्री प्रवेश कर रहे थे तब ललितपुर हुआ था। अल्प प्रवास था, इतनी बड़ी समाज में दिन दो दिन में पूरा परिचय होता भी नहीं है। लेकिन वहाँ के एक विद्वान जो वर्णी इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, पंडित दरबारी लाल जी, तो वो तो ऐसे गुणानुरागी थे और भी बहुत विद्वान वहाँ पर सेवारत रहे और भी अनेक विद्वान भी रहे जिनका जितना जो भी परिचय रहा हो उस समय रहा हो। लेकिन एक संस्मरण मुझे याद आया क्योंकि वो पंडित जी ने सुनाया था। हम लोगों का चतुर्मास 1998 में हुआ था, तब चतुर्मास के बाद हमारी पुरानी पिच्छिका उन्होंने प्राप्त की थी नियम संयम लेकर के। मुनि भक्त हैं, आचार्य श्री के पास चतुर्मासों में खूब जाते थे, गुरु भक्ति बहुत थी दोनों में। तो ऐसा करके उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि आचार्य श्री का जब अल्प प्रवास हुआ तो उनके प्रवचनों में बोले मैं जाया करता था, कुछ चर्चा की, आचार्य श्री को परिचय दिया तो आचार्य श्री को भी अच्छा लगा। उन्होंने नाम पूछ लिया आचार्य श्री ने कि आपका नाम क्या? पंडित दरबारी लाल जैन, ऐसा करके बता दिया। वहाँ से आचार्य श्री इतना तो सब करके निकल गए, कम समय में ही निकल गए। लेकिन जब आचार्य श्री का क्षेत्र का कुंडलपुर चातुर्मास हुआ और कुंडलपुर के चातुर्मास में आचार्य श्री ने जैन गीता का पद्यानुवाद का कार्य कर लिया श्रवण सुत्तम ग्रंथ पर, तो उसके बाद जब प्रकाशन हुआ तो एक पुस्तक किसी श्रावक को कह करके कि ललितपुर में पंडित दरबारी लाल जी जैन को भेजनी है, और वो पुस्तक पर एड्रेस केवल इतना ही रहा, पंडित दरबारी लाल जैन ललितपुर। लेकिन पंडित जी ने बताया कि महाराज जी केवल इतने मात्र एड्रेस से हमारे पास पुस्तक आ गई। आचार्य श्री को हमारा ध्यान स्मरण में रहा और उन्हें लगा कि ये प्रति जो जैन गीता के नाम से निकली है पंडित जी के पास जाना चाहिए। आई तो हमने पूछा कि इतनी बड़ी समाज में और केवल इतना सा नाम और एड्रेस कुछ था नहीं ललितपुर में, तो कैसे आ गई? बोले जैन लिखा था इसलिए आ गई। तो हमने कहा जैन लिखा था इसका मतलब क्या? बोले पूरी समाज में दरबारी लाल अकेले हम ही हैं दरबारी लाल केवल हम ही हैं। तो अब वो पोस्टमैन तो पूछ लेते हैं भाई जैन समाज में दरबारी लाल जी किसका नाम है, तो मेरे पास आई। मुझे लगा कि देखो विद्यानुरागी वृत्ति में गुरुवर आचार्य श्री भी कितना कितना ध्यान विद्वानों का रख लेते हैं। ऐसे विद्वान आचार्य श्री से लाभान्वित तो होते हैं। ललितपुर नगरी भी एक तरह से विद्वानों की नगरी रही है। प्रारंभ से ही विद्या के प्रति अनुराग और स्वाध्याय के प्रति प्रभावना उस नगर में देखी गई है। मुनि भक्त समाज है। तो इस बार आचार्य श्री का भी पुनः योग बन रहा था। आचार्य श्री के मन में भी कुछ ख्याल आया होगा, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार के 2-3 बार में प्रवास अच्छा हुआ, सर्दी गर्मियों का लाभ भी मिला। लेकिन जिस समय सन 1988 को ललितपुर से आचार्य श्री ने विहार किया, तो 88 के बाद से लेकर के अभी तक ललितपुर वालों को आचार्य श्री का अपने नगर में लाभ नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है। 88 से 98, 8 और 18, 30 वर्ष होने को हैं। आसपास आचार्य श्री सब तरफ विहार करें, बड़े बड़े कार्यक्रम हों और ललितपुर समाज को उनके नगर में लाभ न मिले, भावनाएं बहुत थीं। नगर में त्यागी व्रती परिवार भी बहुत हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन भी बहुत हैं, गृहस्थ श्रावक भी बहुत हैं, मुनि भी ललितपुर से बहुत बने हुए हैं, आरिकाएँ भी ललितपुर की बहुत हैं। इस सबको ध्यान में रख करके आचार्य श्री अपने संगों को तो भेजाते रहते, चतुर्मास कराते रहते। चतुर्मास कराने के क्रम में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन स्वयं आचार्य श्री का वहाँ पहुँचना नहीं हो पा रहा था।
तो ललितपुर की समाज भी पूरी तैयारी से, बार बार तैयारी से, हालांकि ग्रीष्मकाल पपौरा से भी बहुत तैयारी उन्होंने की, तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार खजुराहो में भी डेरा डाल करके पड़े रहे कि आचार्य श्री को तो ले जाएंगे। निमित्त क्या बनाए? निमित्त बनाया उन्होंने कि ललितपुर में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना हुई। सन 1998 में हम लोगों का चातुर्मास ललितपुर में हुआ था। गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास सागर में हुआ था। उस समय एक तरह से जीव दया को लेकर के बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा था। हम लोगों ने भी ललितपुर की समाज को प्रेरित किया और ललितपुर की समाज ने ललितपुर से 7-8 किलोमीटर दूर सागर रोड पर एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा भूखंड लेकर के गौशाला का शिलान्यास करवाया और शुभारंभ जैसा कार्य उन्होंने कर लिया। बहुत बड़े रूप में उसकी आयोजना संयोजना हुई थी। 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी अहिंसा रैली की संयोजना करके और सभी जैन जैनेतर बंधुओं को प्रेरित करके इस गौशाला का एक तरह से स्वरूप सुनिश्चित हुआ था। निरंतर कमेटी उसमें कार्य करती रही। उनके इस कार्य की उपलब्धियां भी बहुत हुई। विशेष रूप से समझ लीजिए कि सुभाष सराफ, सतीश नजा, ज्ञानचंद जी मलिया वाले और भी अनेक कार्यकर्ता जो गौशाला को निरंतर लगे रहते थे, बड़ी टीम थी उनकी। ये सभी कार्य करते ही करते थे। तो इस तरह से उन सभी की संयोजना में, वहाँ की पंचायत के संरक्षण में, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बड़ी टीम बनाई थी उन्होंने और उस हिसाब से गौशाला की रूपरेखा चल रही थी। बहुत आदर्श गौशाला, अच्छी गौशाला थी, जानवरों को बहुत संरक्षण मिला। और इस तरह से होते करते उन्हें ऐसा लगा कि और स्थान की प्रभावना बढ़े। उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा ऐसा बना लिया था कि सप्ताह में एक दिन प्रति रविवार सभी न्यासीगण, समाज के वरिष्ठ बंधु आदि आदि गौशाला शाम को जाते ही थे और शाम का भोजन अपना वहीं पर रखते थे। होते करते आज ये वातावरण है कि शहर के जैन तो जैन, अजैन बंधु भी इतने प्रभावित हुए इस योजना से कि शाम को वहाँ पर घूमने जैसा और भोजन करने जैसा वातावरण बहुत अच्छा बनता है, करते हैं लोग। गौशाला में कमेटी वालों ने मंदिर का शिलान्यास करा के एक मंदिर तैयार किया, मानस स्तंभ भी तैयार किया। मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल नायक वहाँ के हैं। इस तरह से पंच कल्याणक कराने की उनकी भावना बनी और आचार्य श्री के चरणों में उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आचार्य श्री पंच कल्याणक संपन्न करा दो, पंच कल्याणक संपन्न करा दो। समय देख करके, भावनाएं देख करके आचार्य श्री ने समाज को, कमेटी को आशीर्वाद दिया। विनय भैया के मार्गदर्शन में पंच कल्याणी की तैयारियां शुरू हुई और बहुत बड़े रूप में पंच कल्याणक की आयोजना उन्होंने रखी। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ और विहार होते होते 21 नवंबर को आचार्य श्री का मंगल प्रवेश ललितपुर नगर में हुआ। लेकिन मंगल प्रवेश तो हुआ, पर मंगल प्रवेश करने के पहले जिस जगह आहारचर्या हुई, आचार्य श्री की सामायिक हुई, उस जगह से लेकर के ललितपुर नगर तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रही और 10 किलोमीटर की दूरी में उस रास्ते को पूरा सजा दिया गया। 10 किलोमीटर की पूरी जगह को तैयार कर दिया गया। रंगोली डाली गई तो रंगोली भी ऐसी बनाई गई कि ऐसी रंगोली डालेंगे तो ये तो यहाँ वहाँ उड़ जाएगी, भीड़ भाड़ में समझ में ही नहीं आएगी।
वो स्थायी पेंट से बना दी गई, आर्टिस्टों को बुला करके बना दी गई। और लोग अभी भी बताते हैं कि आते जाते समय अभी भी बनी हुई है। उस रास्ते पर कोई भी निकलता है तो अभी भी याद करता है कि इस रास्ते से गुरुवर का विहार हुआ था। 10 किलोमीटर तक भव्य अगवानी का वातावरण अपने आप में आचार्य श्री के मंगल प्रवेशों में एक उदाहरण स्वरूप आदर्श मंगल प्रवेश ललितपुर की समाज ने भव्यता से कराया। कार्यकर्ताओं की टीम भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीम है। और आचार्य श्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में लगभग उन सभी का योगदान भी रहता है कार्यकर्ताओं के रूप में। तो इस तरह की संयोजना आप सब लोगों ने देखा होगा, कितने अनुशासित तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितनी अपनी साज सज्जा से, कितनी अपनी भावनाओं से, कितने भक्ति भावों से लोग अपने गुरुवर का संग सहित मंगल प्रवेश करा रहे। ये समाज की भावनाएं हुआ करती हैं, इसमें कोई निर्देश और कोई संयोजन नहीं, ये तो समाज की अपनी भावनाएं हुआ करती हैं। और ललितपुर समाज ने एक बहुत ही भव्यतम वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराया। वो समय के वातावरण को देखते थे या देखा है तो ऐसा लगता कि और छोर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और छोर कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ पर चल रहा कि धक्के धक्के में चल रहा, कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य श्री अपनी सहज चर्या के साथ, जो उनकी अपनी वृत्ति है, नासाग्र दृष्टि है, संघ का अनुशासन, संघ की व्यवस्था के तहत अपने आगे बढ़ते रहे और वह दृश्य सभी ने देखा। पंच कल्याणकों में जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनकी तैयारियां गौशाला परिसर में बड़े रूप में हो रही थीं। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश क्षेत्रपाल जी क्षेत्र पर हुआ। 2 दिन का प्रवास आचार्य श्री का, समझ लीजिए कि सायंकालीन बेला में मंगल प्रवेश हुआ। अगले दिन आचार्य श्री की आहारचर्या हुई, प्रवचन आदि हुए, पात्रों का चयन भी हुआ और दूसरे दिन चर्या करके आचार्य श्री का गौशाला के लिए विहार होता है। पात्र चयन की चर्चा आती है तो आप सभी को मालूम है कि पात्रों का चयन भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वातावरण में, बिना ज़्यादा समय को लगाए हुए ही और संपन्न हुआ।